बिल्कुल अच्छी, आपकी मेमोरी बिल्कुल बेहतर है। तो मेमोरी क्या है, वो प्रक्रिया है जो हुई वहां पर, आपके पापा ने आपको नंबर दिया, आपने वो याद किया और जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल किया और आपके पेरेंट्स को बताया। दैट मीन्स ये होल प्रोसेस को मेमोरी कहा गया है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के अंदर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 4 मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। पिछले 3 लेसन हमने अपलोड कर दिए हैं, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से लेसन को कंप्लीट देखिए और समझिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अब मैंने देखिए लेसन 4 है मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यस, लेसन का नाम है ये। हमने यहाँ पे लिखा है आई एम सो कंफ्यूज एज माई बल्ब इज फ्यूज, देयर इज नो लाइट एंड हैव ए डार्क नाइट, वेयर शुड आई गो, आई थिंक मूव स्लो स्लो। इस कोट को पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारे लेसन का नाम है मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये कोट्स आप पढ़ लीजिए, इसका यूज आगे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉडल हम करने वाले हैं, कौन कौन से मॉडल्स है सभी की बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वो एंड नॉमन मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का वो एंड नॉमन मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है एक साथ 2 मॉडल्स आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अब वो एंड नॉमन मॉडल को प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मॉडल क्यों कहा गया, ये समझते हैं हम। सबसे पहले देखिए, वो एंड नॉमन मॉडल ने क्या कहा कि हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको STM कहा गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लगा लीजिए, शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ठीक है। और एक कहा गया सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहा गया लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब ये देखिए, इस मॉडल को ड्यूअलिस्टिक मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 2 पार्ट्स है, एक तो प्राइमरी मेमोरी समझ लीजिए, एक सेकेंडरी मेमोरी। 2 पार्ट्स के अंदर मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया। सिंपली यही था। एग्जाम्पल भी समझेंगे कैसे इन्होंने किया। सबसे पहले हम जैसे थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं, इन शॉर्ट समझने के लिए यही था। अब 1965 के अंदर वो एंड नॉमन मॉडल ने पहला मॉडर्न बिहेवियरल मॉडल जो प्रेजेंट किया, इसको ड्यूअलिस्टिक मॉडल कहा जाने लगा। ड्यूअलिस्टिक मॉडल है ये, ठीक है। अब ये प्राइमरी मेमोरी जिसको शॉर्ट टर्म स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी जिसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज कहा इन्होंने कहा हमारे ब्रेन के अंदर 2 होते हैं, 2 स्टोरेज होते हैं। एक तो प्राइमरी मेमोरी जिसको शॉर्ट टर्म स्टोरेज कहा गया, एक जो सेकेंडरी मेमोरी जिसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज कहा गया। अब वो एंड नॉमन ने ये मॉडल कहाँ से निकाला, वो किनसे इंस्पायर्ड थे? वो थे विलियम जेम्स के डायक्टोमी मॉडल से, जिन्होंने कहा था कि ब्रेन के अंदर बॉक्सेस होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के सभी। ये आज का हमने क्या समझा था पिछली वीडियोस में, मेमोरीज कैसे बनती हैं, इंफॉर्मेशन से हम कैसे एनवायरनमेंट से हम कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। 3rd चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि कौन से ब्रेन के पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मेमोरी बनाने के लिए। आप जो मॉडल पढ़ रहे हैं उनमें ये बता रहे हैं कि ब्रेन के अंदर है ना मॉडल्स, मतलब किस प्रकार एक कल्पना की जाने लगी, उसके बाद वास्तविकता का पता चला कैसे हम है जो मेमोराइज करते हैं चीज़ों को। तो इस मॉडल जो विलियम जेम्स का जो डायक्टोमी मॉडल था, उन्होंने कहा कि ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, यूं ऐसे ये ब्रेन हो गया। इस ब्रेन के अंदर इन्होंने कहा कि बॉक्सेस बने हुए हैं। कमाल की बात है ना। आपको लगता है कि आपके ब्रेन के अंदर बॉक्सेस हैं जहां पर मेमोरी स्टोर होती है। जैसे ही आप मेमोरी को याद करेंगे तो उस बॉक्स से मेमोरी जो चल के आपके पास आएगी, है ना, ऐसा इन्होंने कहा। तो इन्होंने वो एंड नॉमन ने क्या किया, वो एंड नॉमन जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस मॉडल का क्वांटिफिकेशन किया। उन्होंने कहा जो प्राइमरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, इसकी जो कैपेसिटी है कोर्स ही लिमिटेड होती है, जहां पर ओल्ड आइटम्स को डिस्प्लेस कर दिया जाता है जब भी कोई न्यू आइटम्स आती है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, मेमोरी के मॉडल कर रहे हैं तो ये भी सोचना होगा कि हम भूल क्यों जाते हैं। ठीक है,
अब भूलना यहाँ पर इसलिए कहा गया कि देखिए दो स्टोरेज इन्होंने बता दिए, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी जो कि शॉर्ट टर्म है, सेकेंडरी जो कि लॉन्ग टर्म है। अब इन्होंने कहा प्राइमरी मेमोरी जिसकी स्टोरेज बिल्कुल थोड़ी है, जैसे कि मान लीजिए एक फाइल ले लीजिए, फाइल आपने ले ली, इस फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे उनकी जो संख्या है वो लिमिटेड है कि आप 100 डॉक्यूमेंट्स ही एक फाइल में डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 200 डॉक्यूमेंट है जो एक फाइल में डाल सकते हो, उसके बाद आपको फोल्डर चेंज करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज की कैपेसिटी है, इन्होंने कहा इसमें जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड तक इंफॉर्मेशन जाएगी, जैसे ही वो फुल होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इट मीन्स हम उसको भूल जाएंगे और नई इंफॉर्मेशन बनाने लग जाएंगे और हमें नई इंफॉर्मेशन याद रहेगी। ऐसा इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बच्चे या किसी भी स्टूडेंट से जो इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेगा उनके साथ क्या किया गया, 1 डिजिट पर सेकेंड और 4 डिजिट पर सेकेंड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ 1 डिजिट पर सेकेंड? मान लीजिए अभी मैं आपको कहूँ 6, 7, 9, 12, 67, 38, 4, 8, ये सफिशिएंट। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डिजिट है ना 1 सेकेंड की दर से आपको सामने है जो प्रेजेंट की, जैसे कि 6, 7, 9, 12, 67, 38, 4, 8। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, एक तो ये वाला जो पैटर्न हमने आजमाया और एक किया 4 डिजिट पर सेकेंड, 6, 9, 12, 67, 38, 4, 8। अब मैंने तो 1 सेकेंड से ज़्यादा लगाया लेकिन आपको 1 सेकेंड के अंदर ही ये आपको सुनाई दिया है। तो बताइए यहाँ पर टाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉरगेटिंग के लिए या फिर जो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है? अब इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल क्यों हुई और टाइम रिस्पॉन्सिबल क्यों हुआ? देखिए जब आप 1 सेकेंड, 1 डिजिट 1 सेकेंड के हिसाब से आप बोल रहे हैं, 1 डिजिट पर सेकेंड, ठीक है, आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है कि आप दूसरी डिजिट को भी अपने ब्रेन तक पहुंचा पा रहे हैं प्रॉपरली। लेकिन मान लीजिए आपको 4 डिजिट पर सेकेंड से हो रहा है, तब आप है जो डिजिट्स आसानी से याद नहीं कर पाएंगे या मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक प्रॉपरली पहुंचेगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि interference to be greater factor than decay due to time in forgetting in primary memory because in 1 digit per second subject have more time to information process in primary memory in the comparison of 4 digit। हम ये कह सकते हैं जब मान लीजिए 6, 7, 9, 12 हमने बोला 1 सेकेंड के हिसाब से, तो आपके पास एक तो प्रॉपर टाइम है और दूसरी डिजिट और पहली डिजिट के बीच में एक टाइम गैप है जिससे कि आप पहली और दूसरी डिजिट को आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और जब आप 4 डिजिट को 1 सेकेंड की दर से बोल रहे हैं उस समय आपको क्या डिफिकल्टी महसूस होगी कि एक इंफॉर्मेशन जैसे कि 6, 7 और 9, अब ये 6, 7 है जो 9 को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। क्यों? आप 6 को समझेंगे, 7 को समझेंगे, 9 को। इट मीन्स इंटरफेरेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए ग्रेट फैक्टर टू फॉरगेटिंग इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। तो ये इसका रिजल्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली मैं एक बार इन शॉर्ट बताऊंगा, 1 डिजिट पर सेकेंड और 4 डिजिट पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आपने टैचिटोस्कोप देखा होगा जहां पर हम जो स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप गूगल कीजिए और उसको समझिए, वहां से आपको ये समझ आएगा कि आपको एक स्क्रीन पर जो कुछ वर्ड्स लिख के दिखा दिए जाते हैं। या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी प्लेट में एक प्लेट है, एक प्लेट नहीं है, नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, उनके अंदर फ्रूट्स रखे हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, ठीक है, 16 फ्रूट लगा लीजिए। अब आपको 1 सेकेंड के लिए एक प्लेट दिखाई जा रही है, जस्ट 1 क्लिप एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड। ओके, ऐसे यूं दिखाया एक क्लिप, ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड ऐसे दिखाई जा रही है। और उस बाद में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से फ्रूट्स आपने देखे। अब आपका जवाब आप भी महसूस कीजिए और ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए खुद भी, किन चीज़ों पर आपका रिस्पॉन्स बेहतर रहेगा, किन चीज़ों को आप आसानी से याद रख पाएंगे। जहां पर टाइम की इंटरफेरेंसेस हो रही है, मतलब टाइम के दौरान कम समय में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन याद करनी है।
तो इतना ही था वो नॉर्मल मॉडल थियोरेटिकल पोर्शन, आप पढ़ लीजिएगा, समझा मैंने दिया है, ना समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट आता है एटकिंसन एंड शिफ्रिन स्टेज मॉडल। अब पहला था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मॉडल, ड्यूलिस्टिक मॉडल था। स्टेज मॉडल है ये काफी सिंपल है। जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये तीनों ही यहाँ पर यूज होंगे, लेकिन थोड़े से फेरबदल के साथ, थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। 1968 के अंदर एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने प्रपोज किया था स्टेज थियरी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, लर्निंग एंड मेमोरी वो डिसकंटिन्यूअस है, स्टेजेस की तरह काम करती है, और एक हम कह सकते हैं स्टोर्स, जैसे कि स्टोर रूम हो गए, कि ये एक स्टोर है, ये एक स्टोर है, ये एक स्टोर है। इंफॉर्मेशन पहले इस जो नॉर्मल हमारे बेसिक स्टोर से चल के यहाँ पर जाएगी, उसके बाद चलकर यहाँ पर जाएगी। क्या ऐसा आपको भी लगता है? ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर्स बने हुए हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें पता चले कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने ब्रेन के बारे में क्या सोचते थे और थियरीज को देखने के बाद क्या सोचते हैं। कंपैरिजन ज़रूरी है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखिए ये तीन जो हमने ऊपर स्टोर बनाए, ये वाले, ये सेपरेट, इनको यूनिटरी बोल दिया गया। मेमोरी स्टोर्स हैं दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज स्टोर्स इन ए लीनियर सीक्वेंसेस के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है या की जाती है, ठीक है। अब ये स्टोर कौन कौन से, उनको नाम दे दिया गया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अब ईच स्टोर, अब देखिए क्वालिटी क्या है हर एक स्टोर की, ये आपको ध्यान रखनी होगी। ईच स्टोर हैव डिफरेंट वे ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, कैसे वो इनकोड करेंगे, एनकोडिंग की प्रोसेस अलग होगी, कितनी मेमोरी स्टोरेज कितने स्टोर करेंगे, हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, और हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए वो इंफॉर्मेशन को याद कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म से, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो। अदरवाइज आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, या अगर आप यहाँ भी समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट हम बात करें तो वही बात है, जैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, सेंसरी मेमोरी, उनसे जो हम जो रिसीव करते हैं ऑर्गन्स की मदद से सेंसरी मेमोरी बनाते हैं, हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं एनवायरनमेंट से। उसके बाद हम अटेंशन करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, और उसके बाद हम रिहर्सल करते फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इन शॉर्ट तो था ये। अब समझते हैं सेंसरी मेमोरी को इन डेप्थ, ठीक है। ड्यूरेशन है जो देखिए हाफ ऑफ ए सेकेंड एंड 1/4 ऑफ ए सेकेंड, मतलब 1/4 या आधा सेकेंड, सेकेंड भी पूरा सेकेंड नहीं, आधा सेकेंड। कैपेसिटी क्या है, लार्ज कैपेसिटी। अब लार्ज कैपेसिटी क्यों बोल दिया गया है, जैसे कि अब आप सुबह आज घर से बाहर निकले होंगे या घर भी होंगे, तो इतने सारे साउंड आपने सुने होंगे, इतने विजुअल्स आपने देखे होंगे, लेकिन आपने फोकस नहीं किया होगा। अब अचानक से आपको सांप दिख जाए, स्नेक बोले तो आप क्या कहेंगे, उस पर ध्यान जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ये क्या है, कैपेसिटी इसकी इतनी ज़्यादा है कि आप सब कुछ गेन करते रहते, अनकॉन्शियसली होता रहता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन आप अटेंशन देते ही नहीं उसको, है ना। एनकोडिंग क्या होगी, डिफरेंट स्टोर्स फॉर ईच सेंस, ठीक है। अब 5 सेंसेस हैं, जैसे कि जो हमें इनकोडिंग करने में मदद करेगी, वो 5 सेंसेस कौन कौन सी होंगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। आइज जो कि हमारी हेल्प करती है विजन में, ईयर हियरिंग में, नॉइज स्मेल, और स्किन हमारी टच, और टंग टेस्ट। इन 5 सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं एनवायरनमेंट से। सेंसरी मेमोरी कॉन्स्टेंटली रिसीव इंफॉर्मेशन बट मोस्ट ऑफ रिसीव नो अटेंशन, हम किसी को अटेंशन देकर खुश होते ही नहीं, क्योंकि हमारी डेली रूटीन ऐसी है ना, रूटीन टास्क। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अटेंशन है जो हमारा पहला स्टेप कंसीडर किया जाता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को ध्यान में रखना चाहते हैं तो आपको अटेंशन देनी ही होगी। मान लीजिए अब आप ये वीडियो ही सुन रहे हैं, आप मान लीजिए साथ में आप टीवी शो देख रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको याद हों, ना के बराबर। आप सुन लेंगे, एक बार आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिल रही है वो ओवरकम कर रही है जो इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से देख रहे हैं, ठीक है। या फिर बाहर हॉर्न ज़्यादा प्रेशर से बज रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप वीडियो का साउंड नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपकी जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ओवरलैप हो जाएगी किसके साथ, सॉरी, हॉर्न का साउंड है जो इस इन्फॉर्मेशन को कवर कर देगा, ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस हो जाएगी और हॉर्न का साउंड आपको परेशान करेगा, ठीक है।
वो आपके अटेंशन को गेन कर लेगा। अब बात आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ड्यूरेशन बता दी गई है 0 to 20 सेकेंड अप्रोक्स। कुछ बुक्स के अंदर अलग भी है, लेकिन 20 सेकेंड इट्स ओके, ठीक है। कैपेसिटी है 7 ± 2। अब ये शायद आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, मिलर मैजिक नंबर है ना। या तो आप 5 या फिर आप 9 चीजें A1 एक्सपोजर के अंदर आप याद रख सकते हैं, जिसे आप प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट भी हम बाद में पढ़ेंगे। एनकोडिंग मेनली ऑडिटरी यहाँ पर दी गई है। इंफॉर्मेशन एकोस्टिक एनकोड एंड लॉस्ट थ्रू डिस्प्लेसमेंट और डीके, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वीडियो का और बाहर से आपको सुन रहे हॉर्न की आवाज का। रिहर्सल एक ऐसी प्रोसेस है, वर्बली कीजिए या मेंटली कीजिए, रिपीट करेंगे हम इन्फॉर्मेशन, उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, विच अलो द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू एक्सटेंड बियॉन्ड 30। जैसे कि एग्जांपल इसका मैंने, अगर आपको वो नंबर याद है जो मैंने बताया था 9053757673। अब यार ये नंबर मुझे नहीं पता किसका है, कभी आप डायल करके बैठ जाएं, लेकिन ये एग्जांपल के लिए मैंने लिया। फर्स्ट वीडियो से यही एग्जांपल चला आ रहा है, नंबर हम चेंज करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या ये नंबर याद है अब तक। अब ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए और मैं बार बार इस नंबर को रिहर्स कर रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रिहर्सल करने पर जो टाइम ड्यूरेशन 0 से 20 सेकेंड बताया गया है वो एक्सटेंड होकर 30 सेकेंड तक चला जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही रिहर्सल करते रहते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। यदि रिहर्सल न की जाए, इन्फॉर्मेशन हम भूल जाएंगे, लॉस्ट कर देंगे हमारी STM से, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ड्यूरेशन अनलिमिटेड, एक बार आपने याद किया सब कुछ याद हो गया। कुछ टाइम बाद हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ही याद करवा देंगे, एक बार आप याद करेंगे, यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो आप उस नंबर को नहीं भूलेंगे। अगर आपने सेव कर लिया, ना किया तो, अगर कर लिया तो आप बताइए आपको खुद को कितने नंबर याद है। मुझे काफ़ी याद है, आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी मेमोरी चेक भी तो करनी चाहिए ना अपने आप को। आज ही अपनी नोटबुक उठाइए, नंबर डायल कीजिए, डायल नहीं राइट कीजिए, कितने नंबर मोबाइल नंबर आपको याद है। मदर और पेरेंट्स, जो अपने मदर एंड फादर कह रहा था मैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, ठीक है। भाई बहन, एटलीस्ट चाचा चाची के नंबर भी याद नहीं होते भैया आजकल तो, ठीक है। तो चलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन अनलिमिटेड होगी, कैपेसिटी भी इसकी अनलिमिटेड है, एनकोडिंग सिमेंटिक्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Information can be recalled from LTM back into STM when it is needed. Rehearsal involve the process of linking new information in meaningful way. बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, मैंने समझा दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मेमोरी के कॉन्सेप्ट, मेमोरी के देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। मेमोरी में आप सेंसरी मेमोरी के जो इकोइक मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी और एक था हैप्टिक मेमोरी, उनके टाइप्स लिखिएगा। यहाँ पर भी इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी के जो टाइप्स मैंने बताए थे, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, ये सभी आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ से पढ़िएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारा लेवल ऑफ रिकॉल। अब इसको लेवल ऑफ रिकॉल क्यों कहा गया, देखिए पीआई जिनचेंको ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, एक कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, है जो 4 वर्ड्स दे दिए, हाउस, विंडो, बिल्डिंग, फिश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और 3 ग्रुप बनाए, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। अब इन ग्रुप्स से क्या कहा गया, ये कहा गया कि आप है जो पहले ग्रुप को कहा गया एक ऐसी रिलेशन बनाइए जो पहले वर्ड से और बाकी किसी एक वर्ड से कोई रिलेशनशिप बनाती ही ना हो। उसने क्या बनाया, हाउस एंड फिश। मैं थियोरेटिकल बता रहा हूं, आप थियोरी पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। दूसरे ग्रुप को कहा गया एक कॉन्क्रीट रिलेशन बनाइए, तो उसने क्या किया, हाउस एंड विंडो। और थर्ड ग्रुप को ये कहा गया कि आप एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए इन वर्ड से, तो उसने कहा हाउस एंड बिल्डिंग। अब आप खुद ये सोचिए इनमें से कौन से ग्रुप को ये टर्म्स याद रहेंगी कुछ समय बाद अगर हम टेस्ट करने लग जाए इन चीजों का, बताइए।
इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो पाया गया वो थर्ड ग्रुप था जिन्होंने लॉजिक क्रिएट किया था। ठीक है, लॉजिक क्रिएट किया था। अब ऐसा क्यों किया ये हम पढ़ते हैं। देखिए, जिनचैनको का मानना क्या था, इनका मानना ये था कि आप इंफॉर्मेशन क्यों याद रख पाते हैं, क्योंकि आपका एक मोटिव होता है किसी भी मटेरियल के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ एक कनेक्शन होता है। इनका मानना ये था। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल इसका उठाते हैं। हाँ, आप शुरुआत में कहीं हॉस्टल गए हैं पढ़ने के लिए, मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए कहीं गए या कोचिंग के लिए कहीं गए, और एक शाम आप रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है, और आपको भूख लग गई। भूख लगी तो आप कहाँ पर फोकस करेंगे? रेस्टोरेंट पे। आपने देखा मन्नत ढाबा, है ना, या मन्नत रेस्टोरेंट, विकास रेस्टोरेंट, नाम ही अजीब अजीब, आजकल तो झिलमिल रेस्टोरेंट, है ना। तो ये क्या है, आपका ध्यान सिर्फ उसी पर जाएगा जिसको आपका जाना, आप लेकर जाना चाहते हैं, मतलब आपका एक मोटिव है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वहां पर। इन्होंने कहा द वे ए सब्जेक्ट इंटरेक्ट, कैसे एक सब्जेक्ट इंटरेक्ट करती है गिवन मटेरियल के साथ, वो उसकी मेमोरी क्रिएट करेगा। He wanted to show how a subject learned the given material and was able to recall. उन्होंने जो वर्ड्स को ऐसे जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो काम किया, और अब हम आगे कंक्लूजन पे ही चलते हैं। इन्होंने क्या देखा, जिनचैनको टेस्टेड देम विद डिफरेंट गोल्स टुवर्ड द मटेरियल एंड मीनिंग ईच ऑफ आइटम। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ऑफ रिकॉल वाज रिकॉर्डेड फॉर द थर्ड ग्रुप विद लॉजिकल कनेक्शन। उन्हीं को याद रहा जिन्होंने लॉजिकल कनेक्शन तैयार किया था, उन्हीं की याददाश्त में है जो ये रिलेशनशिप बनी। जबकि नो मीनिंग जो पहला था, हमारा ग्रुप ए था, उसके कंपैरिजन में ग्रुप बी को ज्यादा याद था। ठीक है, सबसे ज्यादा सी को था, लेकिन ए के कंपैरिजन में बी को ज्यादा याद था, ए को बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई मीनिंग क्रिएट हो ही नहीं रहा था। इंफॉर्मेशन के साथ जब हमारा मीनिंग कनेक्ट कर देते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं। उन्होंने कहा लेवल ऑफ रिकॉल डिपेंड ऑन द गोल ऑफ एन एक्शन, उसके एक्शन पर डिपेंड करता है लेवल ऑफ रिकॉल। तो इसीलिए इसको मॉडल का नाम रखा गया लेवल ऑफ रिकॉल। आई होप आप समझ गए होंगे, ना समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। क्रेग एंड लोकार्ड 1972 के अंदर ये मॉडल दिया गया एटकिंसन एंड शिफ्रिन को क्रिटिसाइज करने के लिए, या क्रिटिसाइज किया फिर इन्होंने मॉडल दिया। इन्होंने ये कहा, एटकिंसन ने क्या कहा था, स्टेज मॉडल दिया था ना। अब इन्होंने ये कहा स्टेजेस नहीं होती, स्टेजेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारा ब्रेन जो काम करता है दो प्रोसेसिंग के अंदर काम करता है, एक तो डेप्थ प्रोसेसिंग होती है, डेप्थ प्रोसेसिंग, और एक होगी शैलो प्रोसेसिंग। या तो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे या फिर हम बाहरी रूप से पढ़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में ही दे दिया था। अब ये बताइए आप में से कितनों ने वो कोट जो मैंने शुरुआत में डाला था वो पढ़ा और क्या नोट किया। वहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्ड की स्ट्रक्चर कैसी थी, स्मॉल लेटर्स थे या कैपिटल लेटर्स थे? अगर आपने गौर किया होगा तो आपको मैं बताता हूँ। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको वहां पर राइमिंग देखने को मिली? फ्यूज, कंफ्यूज, स्लो, है ना, ऐसी राइमिंग कुछ देखने को मिली? अगर ना मिली तो अभी मैं वो कोड दिखाऊंगा दोबारा और वहां पर फिर हम ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप ये टेस्ट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रक्चरल हो गया, फोनेटिक हो गया, या फिर उसके अंदर से आपने कोई मीनिंग निकालने की कोशिश की होगी, आपकी लाइफ से इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो आपसे रिलेट कर रहा हो उस कोड के अंदर। चलिए उस कोड पे ही चलते हैं सबसे पहले। तो आई एम सो कंफ्यूज एज माई बल्ब इज फ्यूज। तो देखिए एवरी वर्ड ऑफ दिस कोड, सॉरी एवरी फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस कोड इज अ कैपिटल, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर। यहां पर कंफ्यूज एंड फ्यूज ये क्या हो गई, राइमिंग। लाइट एंड नाइट राइमिंग, गो एंड स्लो राइमिंग। अब ये देखिए ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने 12th की हो और तब आपने कुछ एक्सप्लोर किया हो अपने लाइफ के अंदर कि भाई व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th। तो ये क्या है, आपकी लाइफ से रिलेटेड अगर आप करना चाहें तो
कि आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है एजुकेशन से रिगार्डिंग आया हो, किसी और के रिगार्डिंग भी आपको है जो ऐसा लगा होगा कि आप तो इतने सारी चीज़ें हो गई है लाइफ में, एकदम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ऐसा लग गया है कि लाइट ही चली गई हो जिंदगी से। लाइट का मतलब है रोशनी, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, वेयर शुड आई गो, तो आपको स्लो स्लो मूव करना चाहिए, मूव स्लो स्लो, ऐसी कुछ। तो यहाँ पर तीनों आ गई हैं, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, फोनेटिक प्रोसेसिंग और हमारी इंडेक्स प्रोसेसिंग, या हम कह सकते हैं जो जो हमने पढ़ा था, सॉरी, उसका जो शैलो प्रोसेसिंग, सभी यहाँ पर कवर हो गई हैं, ठीक है। तो आ गए हैं हम थियोरी पर, चलते हैं अब सीधा। दिस थियोरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेमोरी, memory is really just what happen as a result of processing of information। इन्होंने ये कहा, देखिए ये तो था एग्जाम्पल, ये तो था मैंने कंक्लूड कर दिया इन शॉर्ट, पहले ही एग्जाम्पल देके समझा दिया आपको कि ये क्या है, कौन सा मॉडल है हमारा, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। अब लेवल ऑफ रिकॉल के अंदर ये देखने को मिला आपको, जब आप मेमोरी को कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं, वो आपके एक्शन से जुड़ा है, उस मटेरियल या उस इंफॉर्मेशन से आपके मीनिंग को, सॉरी, उस इंफॉर्मेशन के मीनिंग को कनेक्ट करता है, दैट्स इट। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन, मेमोरी किसे कहा गया है, देखिए इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आपने ली, गेन की, इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से, सेंसरी मेमोरी से आपने आपकी मेमोरी में स्टोर की, आपने यूज किया, ये सब क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी आपके पेरेंट्स ने कोई नंबर नोट किया कि आप इस पे जो ये नंबर नोट कर लो, और कुछ दिनों के बाद आपके घर कोई मेहमान आया और आपने पूछा तुम्हें क्या उनका नंबर याद है बेटा, तो आपके ने तुरंत वो नंबर बता दिया। आपके मम्मी पापा ने कहा कि हमारी गुड़िया की याददाश्त तो ठीक है, हमारी गुड़िया की याददाश्त ठीक का मतलब यह बेहतर है, वो आसानी से चीज़ों को याद कर लेती है, तो उन्होंने उसको याददाश्त कहा, इट मीन्स योर मेमोरी इज वेल, बिल्कुल अच्छी, आपकी मेमोरी बिल्कुल बेहतर है। तो मेमोरी क्या है, वो प्रक्रिया है जो हुई वहां पर, आपके पापा ने आपको नंबर दिया, आपने वो याद किया और जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल किया और आपके पेरेंट्स को बताया, दैट मीन्स ये होल प्रोसेस को मेमोरी कहा गया है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के अंदर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्रेकन लोकार्ड ने 1972 के अंदर दिया था। ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्यों कहा जा रहा है इसको। उस मेमोरी किसको कहा गया, वो कंप्लीट प्रोसेस को मेमोरी कहा गया है, ठीक है। अब क्रेग एंड लोकार्ड प्रपोज दैट मेमोरी इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है, जस्ट ए बाय प्रोडक्ट, किसका बाय प्रोडक्ट है, डेप्थ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डेप्थ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन क्यों कहा गया, अब नंबर याद करना कोई हंसी खेल तो है नहीं, आपने नंबर दिया, वो आपने याद कर लिया, हो सकता है हाफ जो नंबर है वो आपके नंबर से मैच करता हो इसलिए आपने याद कर लिया, वो आपसे कनेक्ट कर रहा है नंबर, आपने डेप्थ प्रोसेसिंग हम कह सकते हैं, नंबर्स को समझा होगा, ठीक है। तो अब डेप्थ प्रोसेसिंग हो गई, शैलो प्रोसेसिंग हो गई, अब हम इनको समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स में भी समझा, स्ट्रक्चर, फोनेटिक, डेप्थ, सब कुछ मैंने वैसे समझा दिया, लेकिन एक बार फिर भी हम जो थियोरी से गो थ्रू करते हैं। व्हेन वी एनकोडिंग फिजिकल क्वालिटी, जब हम फिजिकल क्वालिटी, जैसा कि मैंने पूछा कोड के अंदर है जो आपको क्या नजर आ रहा है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स है, ठीक है, और व्हेन वी है जो एनकोड इट साउंड नोन एज फोनेम्स, आप साउंड पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। शैलो प्रोसेसिंग है जो आप ये कह सकते हैं बाहरी रूप से जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। डीप प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व सिमेंटिक प्रोसेस, आप अर्थ समझ रहे हैं, वहां पर अर्थ निकाल रहे हैं चीज़ों का, विच हैपन व्हेन वी एनकोड द मीनिंग ऑफ ए वर्ड एंड रिलेट इट टू सिमिलर वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। कहने का मतलब है जब मैंने कोड सुनाया वो आपकी किसी लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, जो मैंने राइट डाउन किया हुआ वो, तो वो क्या है, डेप्थ प्रोसेसिंग है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलिए एक एग्जांपल और ले फोटोग्राफी का। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कहीं पर फोटो क्लिक करवाई, जैसे आप टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हुए हैं तो वहाँ पर आपने फोटो क्लिक की, अब व्यक्ति ने 4-5 फोटो लगातार क्लिक किया, आपको दे दिया, कि आपको उस व्यक्ति की फोटो याद है, मतलब शक्ल चेहरा याद है, शायद नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल से फोटो क्लिक करवा रहे हैं और उसने बताया कि भाई ये फोटो अच्छी नहीं है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा, आपने पूछा अच्छी क्यों नहीं है, मुझे तो सही लग रही है। उन्होंने बताया कि फोटो के अंदर क्या क्या कमी है, ISO ज़्यादा है, ग्रेन्स दिख रहे हैं फोटो के अंदर, अपर्चर इसको कम करूंगा मैं, एक्सपोजर,
है ना, एक शटर स्पीड होती है। आप जो फोटोग्राफी के बारे में जानते हैं वो ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मॉडल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया जा रहा है 60 वर्ड्स का, ये आप एग्जाम्पल खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने बिल्कुल आसान एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है। वैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, 60 वर्ड्स आपको बताए गए हैं, फिर बच्चों से उन क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या वर्ड कैपिटल थे या स्मॉल थे, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, राइमिंग थी या कोई मीनिंग निकलता है, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बाद करेंगे हम कनेक्टनिस्ट मॉडल पीडीपी, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये हमारा लास्ट मॉडल होगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेविड रुमलहार्ट और जेम्स मैक्लेलन gives shape to the कनेक्टनिस्ट मॉडल पीडीपी, इन दोनों ने ये मॉडल दिया था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, किया मेमोरी को बॉक्सेस में भी कर लिया, स्टेज में भी कर लिया, प्रोसेस जो मटेरियल कनेक्शन में भी कर लिया, ठीक है, और मेमोरी को डेप्थ और शैलो प्रोसेसिंग में भी कर लिया। अब ये कहते हैं एक नया मॉडल है, ऑब्वियस है कुछ अलग ही मिलेगा, ये कहते हैं ये है न्यूरोलॉजी पर बेस्ड है। न्यूरोलॉजी पर बेस्ड कैसे है, इन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना वो न्यूरॉन्स की हेल्प से होती है। वैसे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो चलिए पढ़ते हैं। ये न्यूमैन कंप्यूटर, जो वॉन न्यूमैन का मॉडल था, उनको उनके अपोजिट में दिया गया, उनको क्रिटिसाइज करते हुए दिया गया, ठीक है। इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन ए सीक्वेंशियल स्टेप, जहां पर वॉन न्यूमैन के मॉडल में क्या था, इंफॉर्मेशन सीक्वेंसेस के अंदर है जो अकर करती है। लेकिन पीडीपी मॉडल क्या कहता है, ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ए मैसिवली बिल्कुल एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। म्यूचुअली इंटरेक्टिव पैरेलल सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। अब ये क्या है, मैंने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है टेक प्लेस थ्रू द इंटरेक्शन लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट, जिनको इन्होंने यूनिट कहा, और ये यूनिट्स क्या हैं, न्यूरॉन है। अब जब ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये न्यूरॉन फिर यहाँ पर न्यूरॉन और फिर न्यूरॉन ऐसे इंटर रिलेटेड हैं, तो इनको टैंडम वर्क बोल दिया, ग्रुप के अंदर जब एक साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इनका, बेस्ट एग्जाम्पल आपके किसी भी एक फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड आप कंसिडर करते हैं जिसे, उसके बारे में आप उसका नाम सोचिए। चलिए, हो सकता है आपने नाम सोचा है आकृति, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अब मुझे आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके बारे में क्या याद करेंगे, आपको इसके फेवरेट चीज़ें सभी याद आ जाएंगी, खाना पीना, ठीक है, या फिर इसका कलर क्या है, बर्थडे कब है, इसका घर कैसा है, कौन सी गाड़ी है, कैसी ड्रेसिंग सेंस ये जो पसंद करती हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन एक साथ आपके ब्रेन में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन काम हो रही है यहाँ पर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक टाइम में एक ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट है। अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे एक्साइटेशन और इनहिबिटेशन किसे कहेंगे। ये तो था एक्साइटेशन का एग्जाम्पल, अब इनहिबिटेशन का ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। मान लीजिए रोड पे आप छत पे खड़े हैं अपनी, और आपको किसी की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, और आपने कहा अरे उसको देखो देखो, फॉर्मल ड्रेस डाल रखी है उन्होंने, तो उसको देखो। तो हो सकता है वहाँ पर 5-6 बंदे हो जो रोड पर जिन्होंने फॉर्मल ड्रेस डाल रखी हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस फॉर्मल ड्रेस की इंफॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे और आप एक अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे साथ वाली, कहेंगे देखिए उसको दाढ़ी है, ठीक है, और या फिर उसकी मूछी बड़ी बड़ी है, या फिर उसने कैप डाल रखी है, या फिर रेड शर्ट डाल रखी है, या फिर उसने लेदर बैग ले रखा है। ये इन्फॉर्मेशन मतलब जो बाकी इन्फॉर्मेशन को रोक रही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उसको है जो एक्साइटेशन कर रही है, उसको बढ़ा रही है। तो ये मॉडल कहता है हमारे न्यूरॉन्स इसमें मदद करते हैं, इन्फॉर्मेशन को मैसिवली लेकर आते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है उसको आपके सामने लेकर आएंगे, बाकी को रिप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा मेमोरी इज नॉट जस्ट ए मॉडल ऑफ मेमोरी बट ऑल्सो मॉडल फॉर एक्शन। मेमोरी को क्या कहा गया, मॉडल फॉर एक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस मेंटल प्रोसेस आर ए प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम करती है, जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्ट होते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर वैसे भी, अगर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताना चाहूँ,
देखिए न्यूरॉन्स कुछ यूं होता है, ये सेल बॉडी हो गई है, ये हमारे यहाँ से निकलते एक्सन, और यहाँ पर ये डेंड्राइट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइलिन शीथ हो जाती है शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और ऐसे है जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये डेंड्राइट्स है जो इनके या इनसे कनेक्ट होते हैं। ये फर्दर आगे ऐसे ही ऐसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर काम करती है। ये यूनिट्स है जो एक्टिवेट हो जाती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो एक्टिवेशन हो जाता है। वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी स्टिमुलस पर या स्टिमुली पर जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है उस पर डिपेंड होती है, वहां से ये एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। 1986 के अंदर मैक्लेनन ने और रोमल हार्ट ने शो ए एक्सपेरिमेंट ऑफ ए स्मॉल बॉय। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट है ये हम पढ़ते हैं। अब देखिए एक बच्चे को क्या दिखाए गए, वैरायटीज ऑफ डॉग दिखाई गई। अब आपको अगर मैं पूछूं क्या आपने कभी डॉग देखा है, जैसे ही मैंने डॉग कहा तो आपके ब्रेन के अंदर जो प्रोटोटाइप सेट है डॉग के बारे में वो क्या है, दो कान हैं वो भी खड़े हुए, ठीक है, एक जो सामने बिल्कुल शार्प फेस है उसका, दो आंखें हैं, बार्क करता है वो, ठीक है, नहीं हर कोई नहीं करता बार्क, है ना। तो चलिए ये ठीक है, एक पूंछ होती है, चार टांगे होती है, वफादार होते हैं, ऐसा कुछ ये आपके माइंड में बने हुए। लेकिन आपको मान लीजिए बहुत सारी वैरायटीज दिखा दी जाए, ऐसा ही उस लड़के के साथ किया गया, नंबर ऑफ डॉग्स उसको दिखाए गए और सबको उनका नाम बताया गया, टोल्ड द नेम ऑफ ईच डॉग। अब क्या हुआ, द बॉय फॉर्म ए मेमोरी फॉर ए प्रोटोटाइप डॉग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। उसके अनुभव पर जो उसने देखा, जितने भी डॉग्स उसने देखे, उन्होंने एक जो प्रोटोटाइप क्रिएट कर लिया कि भी ऐसे दिखने वाले सभी डॉग्स हैं, ठीक है। एज इन केस ऑफ फेसेस, अगर चेहरे की बात करें तो आप बच्चा क्या करेगा, जब भी किसी डॉग को दूसरे बाहर किसी डॉग को देखेगा वो उस प्रोटोटाइप पर बेस्ड उस डॉग को पहचान लेगा कि ये डॉग तो है लेकिन इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। चलिए एग्जाम्पल के साथ मान लीजिए अगर आपने डॉग्स देखा है, लेब्रा, लेब्रा शायद ब्रांड होती है ना, मतलब वो नस्ल होती है इनकी लेब्रा, और एक बुलडॉग, और एक लगा लीजिए जर्मन शेफर्ड, और एक हमारे रोड बिलर होता है, पता ना, रोड बिलर मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है कौन सी ब्रांड होती है। और एक डोकोमो वाला भी आया था ना, डोकोमो वाला, वो छोटा सा डॉग, देखिए मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये कुछ ब्रांड्स में नहीं, सॉरी ब्रांड्स नहीं है, ये वेराइटीज है डॉग की, जो नस्ल है उनकी, ठीक है, स्पीसीज हम बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई, इनके चेहरे दिखाए, जरूरी नहीं है जिन्होंने पहली बार मतलब फर्स्ट एक्सपोजर है उनका डॉग्स के साथ, अब वो देखकर ये तो पहचान जाएंगे कि भी ये डॉग है, लेकिन उनका नाम यादगार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दिस मॉडल, अब यहाँ से क्या पता चला, द बॉय इज नॉट लाइकली टू रिमेंबर, जरूरी नहीं है लड़का के सारे नाम याद हो, नेम ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल डॉग, मोस्ट रिसेंटली सीन डॉग, जो उसने सबसे आखिर में देखा होगा, हो सकता है उसका नाम है जो उसको याद हो। This model has given reason for the prototype formation in the case of the boy and his dog, stating that the boy see a dog, many units get activated for visual pattern. जैसे ही उसने डॉग को देखा उसके ब्रेन के अंदर इतनी सारी यूनिट्स एक्टिवेट हो गई विजुअल पैटर्न की कि जो, बट द नेम ऑफ द डॉग इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन, लेकिन जो नाम जो हम सुन रहे थे उनके पैटर्न हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, वो बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, इसलिए उसको नाम याद नहीं न हो पाए। लेकिन प्रोटोटाइप्स, जो वैरायटी, जो स्पीसीज उन्होंने देखी विजुअल पैटर्न की, वो एक्टिवेट हो गई और वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई। ये हमारा था मॉडल, है ना, पीडीपी मॉडल, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। तो आई होप आपको सभी मॉडल समझ में आ गए होंगे विद एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया वो भी आप एग्जाम के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छी तरह, या फिर नॉलेज गेन कीजिए भैया, मार्क्स अपने आप के पास आ जाएंगे। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो आप है जो एक अच्छी नॉलेज के साथ
अच्छा लिख पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। नोट्स मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो नोट्स चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक ना लाइक आपके ऊपर है। अगर आप कंटेंट अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।